हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो 2 दिन बाद हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है एंड होपफुली आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। बट अब मेन चीज़ आती है कि हमें एग्ज़ाम में आंसर्स को प्रेजेंट कैसे करना है, हमें किस क्वेश्चन में किस तरह से आंसर्स लिखने हैं ताकि आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएँ। क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जिसमें नंबर कट जाते हैं। तो वो सभी चीज़ें मैं आप लोगों को आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ, जिससे आप लोगों के मार्क्स डेफिनेटली इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है ना तो वो इनफ नहीं है। हमें लिखना कैसे है, क्या क्या वो प्रेजेंटेशन की टिप्स हैं, वो हमें पता होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो जितनी प्रेजेंटेशन टिप्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाली हूँ उनको एक डायरी में लिख लेना और अपने एग्ज़ाम में अप्लाई करके ज़रूर आना। ठीक है, आओ फिर वीडियो को प्रारंभ करते हैं और बहुत बढ़िया वीडियो होगी, स्पेशल वीडियो, तो ध्यान से देखना। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम अपने एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो आपके पास कितने क्वेश्चंस आएंगे। हमारे पास एग्ज़ाम में आएंगे 34 क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें से 20 MCQs होंगे और 14 आपके नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 3 मार्क्स क्वेश्चन भी हैं, 4 मार्क्स के भी होंगे और 6 मार्क्स के भी होंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स हमारे इकोनॉमिक्स में हैं, एक तो मैक्रो और एक इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसमें से भी आपके पास 10 MCQs आएंगे और आईडी में से भी आपके पास 10 MCQs आएंगे। बाकी 7 क्वेश्चंस हमारे नॉर्मल क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये तो हमारा एक एग्ज़ाम पैटर्न है। ओके, अब सबसे पहले अगर हम लोग MCQ की ही बात करें तो MCQ में आपको आंसर कैसे लिखना है वो समझो। देखो, सपोज आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, आप उसका आंसर कर रहे हो क्वेश्चन नंबर 2 का, तो यहाँ पे ऐसे लिखना आंसर 2। ठीक है, और सपोज आंसर ऑप्शन बी है तो आपने लिख दिया बी ऑप्शन। ठीक है, बस अब इसे ऐसे छोड़ना नहीं है, इसके अंदर जो ऑप्शन है ना उसको भी लिखना है। सपोज आंसर है GDP एट MP। ठीक है, तो ये एक परफेक्ट आंसर प्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, हमें सिर्फ ऑप्शन लिख के नहीं छोड़ देना ABCD, नहीं, उसके अंदर जो गिवन है ना उसको भी लिखना है। इससे आपके मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना, सबसे पहली चीज़ तो ये हो गई। ओके, इसके बाद अगर हम चलें अपने नॉर्मल क्वेश्चंस पे, तो नॉर्मल क्वेश्चंस को आपको सभी क्वेश्चंस को, चाहे वो मैक्रो हो चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, पॉइंट फॉर्म में ही लिखना है, बुलेट फॉर्म में ही लिखना है, हमें पैराग्राफ यूज़ करने ही नहीं है। ठीक है, तो इसको भी लिख लो यहीं पर कि सारे आंसर आपके बुलेट फॉर्म में आएंगे विद हेडिंग्स। जहाँ पे आपको लगता है कि आप हेडिंग्स बना सकते हो बना देना। ठीक है, दूसरी चीज़, आपको डायग्राम बनाने हैं अपने पेपर में। डायग्राम बोल लो या फिर फ्लो चार्ट्स। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज हमारा क्वेश्चन आया 3 मार्क्स में कि आप 3 सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन समझा दो। तो ठीक है, आप डायरेक्टली लिखना शुरू मत करना, यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बना देना, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, इसको बॉक्स में कर दो चाहे तो, और इसमें से 3 एरो निकाल के नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से आप एक फ्लो चार्ट बनाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करना फर्स्ट पॉइंट डाल के। सपोज आप लिख रहे हो एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन, यहाँ पे कॉलन डालो, अंडरलाइन करो और इसमें 2 पॉइंट्स बना दो। ठीक है, ऐसे। फिर आप यहाँ पे नंबर 2 डालो, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, कॉलन डालो, इसे अंडरलाइन करो और यहाँ पे 2 पॉइंट्स। इस तरह से आपको पूरा आंसर प्रेजेंट करना है। ठीक है, दिस इज़ द बेस्ट मेथड जिसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते ही बस शुरू मत हो जाना, देखना अगर वहाँ पे आपका डायग्राम बन सकता है, फ्लो चार्ट बन सकता है तो बना देना। ठीक है, इससे आपके बहुत अच्छे से ना नंबर इंक्रीज होंगे ही होंगे। ओके, ये हो गया। तीसरी चीज़ आती है आपके पास कि हमें एग्जाम्पल्स लिखने हैं। जहाँ पे आपको लगता है आप एग्जाम्पल बना सकते हो बना देना। अगर आप बुक से याद कर सकते हो कुछ एग्जाम्पल तो याद कर लो, क्वेश्चन में लिख के आना। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखनी है कि हमें कीवर्ड्स को मार्क कर देना है। जितने भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, उनको अंडरलाइन कर देना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा ही आंसर अंडरलाइन करने बैठ जाओ, नहीं, कुछ लिमिटेड वर्ड्स को आपको अंडरलाइन कर देना है। ठीक है, क्योंकि एक चीज़ होती है यार कि कोई भी टीचर ना आपके आंसर की हर एक लाइन, हर एक वर्ड को नहीं पढ़ेंगे बैठ के, इतना टाइम ही नहीं होता। वो देखेंगे कि अगर आपने डायग्राम बनाया है तो मतलब आपके बेसिक क्लियर है, आपने कीवर्ड्स को मार्क करा है, बढ़िया चीज़ है, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, इन पॉइंट्स को ना अप्लाई करना एग्जाम में, आपके पक्का मार्क्स इंक्रीज होंगे। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज़ कि जितने भी डिफरेंस वाले क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको डिफरेंशिएट करना है, वो सभी क्वेश्चंस हमारे टेबल फॉर्म में आएंगे विद बेसिस। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे लिखोगे देखो, सपोज क्वेश्चन आ गया 3 मार्क्स में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में आपको डिफरेंस बताना है, तो यहाँ पे ऐसे 3 कॉलम बनाना।
सबसे पहले बेसिस, देन डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, नंबर 1 लिखो, नंबर 2 और नंबर 3। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स, और लास्ट में यहाँ पे इसके एग्जाम्पल लिख देना ऐसे। तो आपको टेबल फॉर्म में करना है और विद बेसिस करना है। ठीक है, अब अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आ गया जो कि आपको डिफरेंस के फॉर्म में बुक में गिवन ही नहीं है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली उसमें डिफ्रेंशिएट कर दोगे, तो वहाँ पे अपने हिसाब से बेसिस लिख देना बना के। ठीक है, ये मत सोचना बुक में गिवन नहीं है तो हम क्या लिखें, अपने हिसाब से आपको जो लगता है इसके बेसिस बन सकते हैं बना के आ जाना। ठीक है, एक और बात का ध्यान रखना कि आप हर एक आंसर के बाद एक अंडरलाइन ज़रूर करना। ठीक है, ये चीज़ हम लोग भूल चुके हैं, हम लोग अंडरलाइन नहीं करते हैं, बट आपको अंडरलाइन करके आना है। हर एक आंसर जब भी खत्म हो रहा है एक लाइन बना दो, जिससे पता चल जाए सामने वाले को कि कौन सा आंसर कहाँ खत्म हुआ है, कौन सा नया आंसर कहाँ से शुरू हो रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ ज़रूर कर देना। और अपनी हैंड राइटिंग की अगर मैं आपकी बात करूँ तो अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी राइटिंग गंदी है ना, कि आपको खुद ही नहीं समझ में आता कि आपने लिखा क्या है, जैसे मेरे साथ ये बहुत बार होता है, तो उस केस में थोड़ा सा स्पेस दे के लिखना कि बहुत ईजिली समझ में आ जाए कि आपने लिखा क्या है। ठीक है, इसका ध्यान रखो। और आपको बिल्कुल भी ओवर राइटिंग नहीं करनी हमें। मान लो आपने न्यूमेरिकल का आंसर निकाला 2000, ठीक है, और सपोज इसका करेक्ट आंसर 2200 आपको लिखना था, आपने 2000 लिख दिया, तो इसको ऐसे ऐसे कट करने मत बैठना। नहीं, हमें क्या करना है, हमें 2000 हमने लिख दिया, कोई बात नहीं, इसको एक आप इस तरह से कट करो और यहाँ अपना करेक्ट आंसर लिख देना। ठीक है, तो ओवर राइटिंग आपको नहीं करनी है। कोई अमाउंट अगर आपने गलत लिख दिया तो उस पर एक सिंगल लाइन बना के कट करके नया आंसर लिख देना। ठीक है, ये हो गया। तो आपको ओवर राइटिंग नहीं करनी, अपनी राइटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है। हर एक आंसर के बाद आपको अंडरलाइन कर देनी है। ओके, बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे कर्व्स, ठीक है, या फिर ग्राफ्स। तो यार जो भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कर्व्स आप बना सकते हो या फिर ग्राफ बना सकते हो, चाहे क्वेश्चन में लिखा है या नहीं लिखा, वहाँ पे बना के आ जाना। ठीक है, जिस भी क्वेश्चन से रिलेटेड ग्राफ अगर है आपकी बुक में तो बना देना। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ याद रखना, लेबलिंग, जो कि हम लोग भूल जाते हैं करना। कि सपोज़ हमारा ये ग्राफ है, तो आप यहाँ पे सबसे पहले लिखना कि ये हमारा ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो, वाई एक्सिस पे क्या दिखा रहे हो, ये लिख के आना है। ठीक है, अब सपोज़ आप ADAS का ग्राफ बना रहे हो, तो ये हमारा AS, ठीक है, और ये AD। अब कुछ लोग ऐसे ही छोड़ के आ जाते हैं कि खुद ही सोचते रहो ये है क्या। यहाँ पे लेबलिंग करनी है कि भाई ये AS है, ठीक है, ये हमारा AD है जो कि C+I होता है, और ऊपर लिख के आना कि ग्राफ किस चीज़ का है। ओके, तो ऐसे आपको ग्राफ की लेबलिंग ज़रूर करनी है, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ग्राफ्स आपको बनाने, कर्व्स बनाने की सपोज इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप के बीच में डिफरेंस आ गया, तो लास्ट में दोनों के ग्राफ और बना देना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना। ओके, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो यार न्यूमेरिकल्स में आपके पास कुछ एक दो चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। कि मान लो आपसे क्वेश्चन में बोला कि आप फिस्कल डेफिसिट निकाल दो। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट आपने निकाला और आपका आंसर आ गया। सपोज आपने यहाँ पे लिखा फिस्कल डेफिसिट आपने निकाल दिया सपोज 3000। ठीक है, तो अब इसे ऐसे छोड़ के नहीं आना, इसमें यूनिट लिखो कि सपोज ये करोड़ में तो करोड़ लिख दो, यहाँ पे रुपीज़ लगाओ और इसको कर देना बॉक्स में। फाइनल आंसर आपका ये है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में 2-3 चीज़ें निकालने के लिए पूछ लेता है वो, तो आपको जो भी फाइनल आंसर होना उसको डिब्बे में कर देना, बॉक्स में कर देना, जिससे अलग से दिख जाए कि हाँ ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, दूसरी चीज़ में आते हैं फॉर्मूले। तो आपको फॉर्मूले लिख के आना है, जिस भी क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ किया है उसको लिखना और उसे बॉक्स में कर देना, प्लस फुल फॉर्म यूज़ करना प्लीज़, फुल फॉर्म आपको यूज़ करनी है। ठीक है, डेप्रिसिएशन को डेप नहीं लिखना। ओके, तो फुल फॉर्म आपको यूज़ करनी है। फॉर्मूले आपको जहाँ लगते हैं जो यूज़ हुए उनको लिख देना और बॉक्स में करना। ठीक है, बिना फॉर्मूले के आपको न्यूमेरिकल करनी ही नहीं है। ओके, तो ये बता दिया मैंने आपको, न्यूमेरिकल्स में यूनिट लिखनी है, उसको बॉक्स में कर देना और आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है। ठीक है, ये हो गया। इसके साथ साथ हमारे पास और क्या चीज़ें आती हैं, और हमारा पॉइंट क्या है यार, आपको कोई भी क्वेश्चन ना एग्जाम में छोड़ के नहीं आना। डोंट लीव एनी
क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन छोड़ के मत आना। अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं भी आता है ना, थोड़ा वेट कर लेना, याद आ जाएगा। अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो जो समझ में आ रहा है वो लिख देना, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना, ठीक है। और दूसरी चीज़, टू द पॉइंट आंसर लिख के आना। ऐसा नहीं है कि आप इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट में कहानियाँ बनाने बैठ जाओ, भाई नहीं, इतना टाइम नहीं होता। तो टू द पॉइंट आपको चीज़ें लिखनी है, पॉइंट्स में आंसर करना है, डायग्राम बना के आ जाने हैं, ठीक है। प्लस जितने भी आपके डेटा बेस्ड क्वेश्चन हैं, पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन हैं जिसमें आपको एनालिसिस करना होता है, उन सब में भी आपको पॉइंट टू पॉइंट ही आंसर लिखना है, जो आपको समझ में आ रहा है उसके अकॉर्डिंगली। ओके, ये बता दिया मैंने आपको। अब अगर हम बात करें हमारे 6 मार्कर क्वेश्चंस की, तो उसमें कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि आप ADS अप्रोच एक्सप्लेन कर दो। तो अब यार 6 नंबर का क्वेश्चन है ना, तो उसमें आपको सोचने नहीं बैठना कि हमें लिखना क्या है। कई बार हम सोच रहे होते हैं कि ADS अप्रोच पूछा है तो हम लिखें क्या क्या। भाई सोचना नहीं है, सब कुछ लिखना है। 6 नंबर में पूछा है तो उसमें सब कुछ आएगा। AD क्या होता है, AS क्या होता है, AD के क्या कंपोनेंट्स हैं, उसके बाद पूरी टेबल बनती है, उसका ग्राफ बनेगा, उसका एक्सप्लेनेशन दोगे, प्लस इसकी अजम्पशंस लिखनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी तरह से अगर आपसे मनी मल्टीप्लायर पे क्वेश्चन आ जाए कि मल्टीप्लायर की पूरी वर्किंग को बताओ, तो उसमें आपको सब कुछ बताना होगा कि मनी मल्टीप्लायर होता क्या है, ठीक है, पूरा प्रोसेस क्या है, उसके वो आप राउंड्स वाली जो टेबल बनाते हो वो बनेंगी, ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या है, अजम्पशंस क्या है, तो सब कुछ बनेगा इसमें। ओके, तो बहुत इजीली आप कर पाओगे। तो 6 नंबर वाले क्वेश्चंस को इसी तरह से अटेम्प्ट करना है, राइट। ये हो गया। मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया कि सबसे पहले हमें MCQ कैसे अटेम्प्ट करने, ठीक है। सारे के सारे आंसर आपके बुलेट फॉर्म में आएंगे, डायग्राम जहाँ लगता है बना के आ जाना, उसी पे नंबर मिलेंगे, प्लस एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। कीवर्ड्स को मार्क कर देना। सभी डिफरेंसेस हमारे टेबल फॉर्म में आएंगे और विद बेसिस आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स का मैंने आपको बता दिया कि आपको कैसे आंसर्स को लिखना है, ठीक है। कर्व्स का मैंने आपको बताया, और कोई क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना, ठीक है। ये हो गया। प्लस क्या हमें क्वेश्चंस का ऑर्डर फॉलो करना है, तो यस, बिल्कुल कोशिश करना कि आप क्वेश्चंस जो हैं वो उसी ऑर्डर में फॉलो करो जिस ऑर्डर में गिवन है, ठीक है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता तो उसके लिए स्पेस छोड़ देना। इतना आइडिया हमें होता ही है कि कितने में आ जाएगा क्वेश्चन, थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देना चाहे तो, बट ट्राई करना कि आप सभी क्वेश्चंस को एक ही सिमिलर ऑर्डर में कर रहे हो, या तो स्टार्ट से लेके एंड तक करो, या फिर लास्ट से शुरू करके फर्स्ट क्वेश्चन तक जाओ, ऐसे, ठीक है। ये हो गया। तो बस यार इतनी सी चीज़ें हैं, यही सब पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है अपने एग्ज़ाम वाले दिन। और इन पॉइंट्स को अगर आपने अप्लाई किया तो पक्की बात है कि आपके 10 नंबर तो बढ़ ही जाएंगे, गारंटी, ठीक है। बस इनको फॉलो कर देना इसी तरह से। ओके, तो इन सब पॉइंट्स को एक डायरी में लिख लो ताकि आपको याद रहे कि हमें कैसे कैसे चीज़ें करनी है, ठीक है। क्योंकि सिर्फ सब कुछ आने से कुछ नहीं होगा, हमें प्रेजेंटेशन का बहुत ध्यान रखना है। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो थी ये। मैंने आपको सारे पॉइंट्स बता दिए कि हमें कैसे कैसे आंसर्स को प्रेजेंट करना है, ठीक है, कहाँ पे आपके मार्क्स कटते हैं वो मैंने आपको बता दिया। तो इन सब पॉइंट्स को आप फॉलो करना, अप्लाई करना पेपर में, और फिर देखना आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो अब आप एक काम करना, इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी फ्रेंड्स में, लाइक कर देना वीडियो को, और कमेंट कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। प्लस अगर आपको कुछ और डाउट है ना, कुछ भी चीज़ पूछनी है, तो वो आप कमेंट कर सकते हो। ओके, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।